वेलकम टू डीप डाइव बाय द क्वाइट फुटनोट। आज हम रेयान हॉलिडे और स्टीफन हेंसलमैन की किताब द डेली स्टोइक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं और साथ में कुछ विश्लेषण भी हैं जो हमें इसे बेहतर समझने में मदद करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो 2000 साल पुरानी सोच है स्टोइसिज्म, ये आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है, इसके पीछे का असल मैसेज क्या है और क्या वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, अब जानते हैं, बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह का मेंटल जिम हो, है ना? लेखकों ने इसे इस तरह क्यों बनाया? मतलब क्या वो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल। देखिए, स्टोइसिज्म के साथ दिक्कत ये थी कि ये सदियों से या तो एकेडमिक बहसों में फंसा रहा या फिर लोग इसे गलत समझते रहे। हाँ, जैसे कि स्टोइक मतलब बिना भावना वाला इंसान। एग्जैक्टली यही आम धारणा बन गई थी कि स्टोइक यानी पत्थर दिल, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल प्रॉब्लम ये थी कि आम लोगों के पास इस पावरफुल फिलॉसफी को अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब जैसे ऑफिस का स्ट्रेस है, ट्रैफिक जैम है, इसमें उतारने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं था। ये सिद्धांत बहुत बड़े बड़े लगते थे, समझ नहीं आता था कि इन्हें अपनी लाइफ में फिट कैसे करें। अच्छा, तो ये एक गैप था प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न लाइफ के बीच। तो उन्होंने इसे भरा कैसे? क्योंकि किताब का फॉर्मेट तो बहुत सीधा है, हर दिन के लिए एक छोटा सा विचार। हाँ, वही उनका तरीका था। उन्होंने स्टोइसिज्म को भारी भरकम फिलॉसफी की दुनिया से निकालकर रोज की एक आदत, एक प्रैक्टिस बनाने का तरीका निकाला। किताब में साल के हर दिन के लिए मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस जैसे किसी न किसी स्टोइक फिलोसोफर का एक छोटा, बिल्कुल सटीक विचार है और उसके साथ उसकी आसान, आज के जमाने के हिसाब से व्याख्या। तो ये किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, ये रोजमर्रा की जो मेंटल रेजिलियंस है ना, उसे बनाने का एक टूल बन जाती है। ये पूछने जैसा है, लाइफ जब मुश्किल लगे तो एक स्टोइक क्या करता है। उन्होंने उस एकेडमिक जटिलता और आम इंसान की जरूरत के बीच एक पुल बनाया, एक तरह से। दिलचस्प। तो ये एक तरह की डेली मेंटल एक्सरसाइज हो गई। पर इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब लक्ष्य क्या है? ये किताब रीडर्स को सिखाना क्या चाहती है? इसका कोर क्या है? इसका जो कोर स्ट्रक्चर है वो 3 स्टोइक डिसिप्लिन्स पर बेस्ड है, जो साल भर में धीरे धीरे सामने आते हैं। आप इन्हें 3 मेंटल मसल्स कह सकते हैं जिन्हें ये किताब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। अच्छा, कौन सी 3? पहला है परसेप्शन, अनुभूति, यानी आप दुनिया को देखते कैसे हैं। ये समझना कि इवेंट्स अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं। हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा नजरिया उन्हें रंग देता है। मतलब आप अपने देखने के लेंस को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब नजरिया बदलना। हाँ। दूसरा है एक्शन, कर्म, यानी आप दुनिया में एक्ट कैसे करते हैं। ये सिर्फ सोचने तक नहीं है, ये सही काम करने के बारे में है। अपने इम्पल्सेस, अपने आवेगों पर काबू रखने और जो रुकावटें आती हैं ना, उन्हें आगे बढ़ने का जरिया समझने के बारे में। कैरेक्टर सिर्फ सोचने से नहीं बनता, करने से बनता है। सही। और तीसरा है विल, इच्छा शक्ति, यानी आप उन चीजों को कैसे सहते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इसमें फेट को एक्सेप्ट करना, अमोर फाटी, अपने भाग्य से प्रेम करना और अपनी मॉर्टैलिटी, अपनी नश्वरता का ध्यान रखना। मोमेंटो मोरी, याद रखो तुम नश्वर हो, शामिल है। ये अंदरूनी ताकत और सहनशीलता डेवलप करने पर फोकस करता है। परसेप्शन, एक्शन, विल, अनुभूति, कर्म, इच्छा शक्ति। सुनने में तो ये काफी गहरा फ्रेमवर्क लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए किताब में कुछ खास टेक्निक्स या एक्सरसाइज भी बताई गए होंगे। कुछ उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये सिर्फ थ्योरी न लगे? हाँ, बिल्कुल। किताब की यही तो खूबी है कि ये प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में बदल देती है। कुछ मेन टेक्निक्स हैं, जैसे बताइए। एक तो है अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना। ये पहले डिसिप्लिन परसेप्शन से जुड़ा है। मार्कस ऑरेलियस का एक फेमस कोट है, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज से नहीं बल्कि उसके बारे में आपके जजमेंट से है। प्रैक्टिस सीधी है, जब भी कोई बात चुभे फौरन रिएक्ट करने के बजाय रुकें और खुद से पूछें, क्या ये सच में इतनी बुरी बात है या ये सिर्फ मेरी कहानी है जो मैं खुद को सुना रहा हूँ। अच्छा। दूसरा, बाधा को रास्ता बनाना। ये एक्शन वाले डिसिप्लिन से है। मार्कस का ही एक और पावरफुल आइडिया है, कर्म में बाधा कर्म को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है। वाह। ये आपको कौन सी नई स्किल सिखा सकती है
या आपको कैसे ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है। हर रुकावट एक ट्रेनिंग का मौका है एक तरह से। ये तो बहुत पॉजिटिव नजरिया है। हाँ। और तीसरा, स्वैच्छिक असुविधा। ये विल यानी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का तरीका है। जानबूझकर छोटी मोटी मुश्किलें फेस करना, जैसे ठंडे पानी से नहाना, एक टाइम का खाना स्किप कर देना या बिना फोन के वॉक पर जाना। 1 मिनट, स्वैच्छिक असुविधा मतलब जानबूझकर खुद को तकलीफ देना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज की दुनिया तो कंफर्ट खोजने पर जोर देती है। हाँ, ये आज की सोच के थोड़ा उल्टा जरूर लगता है, लेकिन स्टोइक्स मानते थे कि लगातार आराम हमें कमजोर बनाता है। जैसे मसल्स बिना कसरत के ढीली पड़ जाती हैं, वैसे ही हमारी मेंटल रेजिलियंस बिना चुनौती के कम हो जाती है। स्वैच्छिक असुविधा हमें छोटी मुश्किलों के लिए तैयार करती है, ताकि जब बड़ी मुश्किलें आए तो हम टूटे नहीं। ये एक तरह की मेंटल टफनेस ट्रेनिंग है। समझ गया, ये लॉजिक तो है। और एक और टेक्निक आपने बताई थी, मोमेंटो मोरी। हाँ, मृत्यु का ध्यान, मोमेंटो मोरी। रोज खुद को याद दिलाना कि जिंदगी लिमिटेड है। मार्कस कहते हैं, आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं, इसे अपने कर्मों, शब्दों और विचारों का निर्धारक बनने दें। ये विल का हिस्सा है और ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि किताब के हिसाब से ये हमें जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए कि टाइम कीमती है, इसे फालतू चीजों में वेस्ट ना करें और अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करें। मतलब आज को पूरी तरह जिएं। इन टेक्निक से स्टोइसिज्म थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगने लगता है, लेकिन फिर भी स्टोइक शब्द सुनते ही लोगों के मन में वो जो एक इमेज आती है भावनाहीन, उदासीन इंसान की, क्या ये किताब इन आम गलतफहमियों, इन मिथ्स को भी एड्रेस करती है? हाँ, और ये बहुत जरूरी काम करती है। लेखक कई कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं जो स्टोइसिज्म की एक कह सकते हैं अधूरी या गलत तस्वीर पेश करते हैं। जैसे कि मिथक 1, स्टोइसिज्म भावनाहीन होते हैं। सच्चाई, ये सबसे बड़ा मिथक है। स्टोइक भावनाएं महसूस करते थे, शायद हमसे ज्यादा गहराई से भी, लेकिन वो भावनाओं के गुलाम नहीं बनते थे। उनका जोर इमोशनल मैनेजमेंट पर था, सप्रेशन पर नहीं। गुस्सा, डर, खुशी सब महसूस करते थे, पर उनकी प्रतिक्रिया सोची समझी होती थी, रिएक्टिव नहीं। अच्छा, मैनेज करना, दबाना नहीं। हाँ। मिथक 2, स्टोइसिज्म निराशावादी है। सच्चाई, खासकर मेमेंटो मोरी की वजह से ऐसा लगता है, लेकिन मौत या मुश्किलों की बात जिंदगी को ज्यादा कीमती और अर्जेंट बनाने के लिए है, उदास होने के लिए नहीं। इसका मकसद निराशा नहीं, बल्कि प्रेरणा है। आज ही मीनिंगफुल तरीके से जियो। मिथक 3, स्टोइसिज्म निष्क्रियता सिखाता है। सच्चाई, ये तो बिल्कुल उल्टा है। स्टोइसिज्म उन चीजों पर पूरी तरह फोकस करना सिखाता है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे एक्शंस, हमारा कैरेक्टर। ये बाहरी चीजों के प्रति उदासीनता लग सकती है, पर असल में ये आंतरिक चीजों पर केंद्रित डिसिप्लिन्ड एक्शन है। मतलब एक्शन गलत जगह नहीं, सही जगह। बिल्कुल। मिथक 4, स्टोइसिज्म ठंडा और निर्दयी है। सच्चाई, जस्टिस, करेज, टेम्परेंस के साथ चौथा मुख्य स्टोइक गुण विजडम था, जिसमें काइंडनेस और फेयरनेस भी शामिल थे। मार्कस ऑरेलियस का तो यहाँ तक कहना था, दया अपराजय है अगर वो सच्ची हो, बनावटी या दिखावटी नहीं। वो मानते थे कि हम सब एक बड़े ह्यूमन कम्युनिटी का हिस्सा हैं और एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल अक्सर गलत होता है। अच्छा, हमने देखा कि स्टोइसिज्म को लेकर कई गलत फहमियां हैं कि ये भावनाहीन या पैसिव है, लेकिन अगर ये एक्टिवली भावनाओं को समझने और कंट्रोल्ड एक्शन लेने के बारे में है, तो सवाल उठता है, आज की इस भागदौड़ भरी टेक सेंट्रिक दुनिया में, जहां एआई का दबदबा बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, ये 2000 साल पुरानी फिलॉसफी सच में कैसे काम आती है? क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या आज भी इनमें दम है? लेखक का तर्क है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट और जरूरी है। बल्कि आज की जो चुनौतियां हैं वो स्टोइसिज्म को और भी पावरफुल बना देती हैं। कुछ कारण देखिए। हाँ, बताइए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और डिस्ट्रैक्शन। आज हमारी दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रॉलिंग, ब्रेकिंग न्यूज का शोर। स्टोइसिज्म हमें क्लैरिटी, अंदरूनी शांति और अपने मन पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस सिखाता है।
जैसा मार्कस ने कहा था, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। आज ये ताकत है अपने अटेंशन और फोकस को बचाए रखने की। सही बात है, ध्यान बचाना ही सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। अनिश्चितता और अस्थिरता, चाहे वो एआई से जॉब्स में बदलाव का डर हो, क्लाइमेट क्राइसिस हो या ग्लोबल उथल-पुथल, अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा बन गई है। स्टोइसिज्म का बाधा ही रास्ता है वाला प्रिंसिपल यहाँ काम आता है। ये हमें सिखाता है कि इन चैलेंजेस को फेस कैसे करें, उनसे सीखें और मजबूत बने। ये एक तरह से एंटी फ्रैजिलिटी का सिद्धांत है, यानी दबाव में बिखरना नहीं बल्कि और बेहतर बनना। एंटी फ्रेजाइल। हाँ, समय की बर्बादी। सेनेका ने सदियों पहले लिखा था, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। आज सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग और अनगिनत विकर्षणों के युग में ये वार्निंग कानों में और जोर से गूंजनी चाहिए। स्टोइसिज्म हमें अपने सबसे कीमती रिसोर्स टाइम और अटेंशन को बचाने और समझदारी से इस्तेमाल करने पर जोर देता है। और बाहरी बनाम आंतरिक मान्यता वाला पॉइंट भी था। जी हाँ, आंतरिक बनाम बाहरी मान्यता। हमारा कल्चर अक्सर बाहरी चीजों पर बहुत ज्यादा जोर देता है, कितने लाइक्स मिले, कौन सा पद मिला, कितनी दौलत है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि असली वैल्यू इंटरनल है, हमारा कैरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी प्रतिक्रियाएं। बाहरी चीजें आती जाती हैं, आंतरिक गुण स्थायी हैं। तो आप कह रहे हैं कि एआई के इस युग में जहां मशीनें शायद कैलकुलेशन, एनालिसिस और यहां तक कि क्रिएटिव काम भी करने लगेंगी, स्टोइसिज्म हमें उन खास ह्यूमन क्वालिटीज पर फोकस करने में मदद करता है जिन्हें मशीनें शायद कभी रेप्लिकेट ना कर पाएं, जैसे विजडम, करेज, जस्टिस और सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल। जब बाहरी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो और मशीनें वो काम कर रही हों जो कभी सिर्फ इंसान करते थे, तब एक स्थिर इंटरनल कंपास जो स्टोइसिज्म हमें देता है वो इनवैल्यूएबल हो जाता है। ये हमें बाहरी उथल-पुथल के बीच शांत, फोकस्ड और नैतिक रूप से मजबूत रहने में मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे इंसान बनते हैं। यह पूरी बातचीत काफी सोचने पर मजबूर करती है। अगर हमें इस गहरी चर्चा को कुछ मुख्य यादगार बिंदुओं में समेटना हो, 5 की टेकअवेज जिसे कहते हैं, तो वो क्या होंगे? किसी के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है जो इस किताब से मिलते हैं? हाँ, अगर पूरी बातचीत का सार 5 मुख्य बिंदुओं में निकालना हो तो मेरे हिसाब से वो ये हो सकते हैं। 1. कंट्रोल का दायरा पहचाने। शायद सबसे जरूरी सबक। आप बाहरी दुनिया, घटनाओं या दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं, फैसलों, विचारों और कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सारी एनर्जी वहीं लगाएं जहां आपका वश चलता है। ये उस मिथक को तोड़ता है कि स्टोइक पैसिव होते हैं, वो बस अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। फोकस। 2. बाधाएं ही अवसर हैं। मुश्किलों से भागे नहीं या उन्हें सिर्फ बदकिस्मती न समझें। हर बाधा, हर चैलेंज सीखने, कैरेक्टर बनाने या कोई नया रास्ता खोजने का एक मौका है। जैसा मार्कस ने कहा, जो रास्ते में खड़ा होता है वही रास्ता बन जाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। सही। मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है कि टाइम लिमिटेड है। अपने टाइम और अटेंशन की रक्षा करें, उसे उन चीजों पर खर्च करें जो वाकई मायने रखती हैं, न कि क्षणिक डिस्ट्रैक्शंस पर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। 4. चरित्र ही आपकी असली संपत्ति है। बाहरी सफलता, पैसा, शोहरत, ओहदा टेम्पररी है और अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर। असली दौलत आपका कैरेक्टर है, आपके इंटरनल गुण जैसे विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। इन्हें डेवलप करने पर अपना ध्यान लगाएं। 5. आंतरिक शांति ही असली ताकत है। अपनी भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। गुस्सा, डर, जलन जैसी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। और याद रखें, स्टोइक नजरिए में काइंडनेस कमजोरी नहीं बल्कि अपराजयी शक्ति है, अगर वो सच्ची हो। ये 5 बिंदु तो बिल्कुल सार हैं। सिद्धांत तो क्लियर हैं, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना वो असली चैलेंज है। क्या लेखक इसे जीने के लिए, सिर्फ जानने के लिए नहीं,
कुछ ठोस सुझाव देते हैं कि कैसे करें। बिल्कुल। और किताब का पूरा स्ट्रक्चर हर दिन एक विचार और उस पर सोचना, इसी प्रैक्टिस पर जोर देता है। ये कोई एक बार पढ़ो और भूल जाओ वाली किताब नहीं है। लेखक कंसिस्टेंसी और डेली प्रैक्टिस पर जोर देते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनसे इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारा जा सकता है। हाँ, जैसे रोज सुबह मोमेंटो मोरी का चिंतन। दिन की शुरुआत में खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन कीमती है और समय लिमिटेड है। इससे प्रायोरिटीज तय करने और छोटी मोटी बातों पर कम उलझने में मदद मिलती है। हर बाधा को अवसर की तरह देखें। जब भी कुछ गलत हो, ट्रैफिक जैम, मीटिंग कैंसिल, किसी से अनबन, रुकें और पूछें यहाँ धैर्य, क्रिएटिविटी या समझदारी दिखाने का कौन सा मौका है। इसे परेशानी की जगह ट्रेनिंग समझें। अच्छा, नजरिया बदल रहा। हाँ, कंट्रोल का विभाजन करें। रोज रात सोने से पहले सोचें, आज क्या मेरे कंट्रोल में था, मेरे विचार, मेरे कर्म, और क्या नहीं, मौसम, दूसरों का बर्ताव। अपनी चिंता और कोशिश सिर्फ पहली कैटेगरी पर फोकस करें। दर्शन को जिएं, उसका बखान न करें। एपिक्टेटस की सलाह थी, अपने दर्शन की व्याख्या मत करो, इसे जी कर दिखाओ। कोई एक स्टोइक गुण चुने, मान लीजिए धैर्य, और पूरे दिन चुपचाप उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें बिना किसी को बताए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। अपने समय की रक्षा करें। ईमानदारी से देखें कि आपका टाइम और अटेंशन कहाँ जा रहा है। क्या वो सोशल मीडिया, बेकार की चिंता या नेगेटिव लोगों पर खर्च हो रहा है? पहचानें और उन एक्टिविटीज को कम करें जो आपके वैल्यूज से मेल नहीं खाती। कभी कभी स्वैच्छिक असुविधा, हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा करें जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। ये आपको याद दिलाएगा कि आप मुश्किल झेल सकते हैं और आराम के आदी नहीं बने हैं। ये सुझाव वाकई रोजमर्रा में लागू किए जा सकते हैं। अब एक और परत खोलते हैं। क्या किताब के पन्नों के पीछे, शब्दों के परे, कोई ऐसा गहरा संदेश भी छिपा है जो शायद सीधे तौर पर नहीं कहा गया लेकिन महसूस होता है? कोई अनकहा सबक? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। ऊपर से तो किताब स्टोइक प्रिंसिपल्स को आसान और रोजमर्रा लायक बनाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ गहरे, शायद थोड़े अनकंफर्टेबल करने वाले मैसेजेस भी उभरते हैं जो लेखक सीधे तौर पर नहीं कहते। अच्छा। शायद पहला अनकहा संदेश ये है कि आपके बहाने सिर्फ कहानियां हैं। आप अक्सर बाहरी हालात से उतने नहीं बंधे होते जितनी अपने बनाई हुई धारणाओं और लिमिटेशंस से। स्टोइसिज्म आपको उन कहानियों को चैलेंज करने का एक टूल देता है। हमारी अपनी बनाई दीवारें। हाँ। दूसरा, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद लें। बाहरी सलाह, किताबें, गुरु सब मददगार हो सकते हैं, लेकिन असली बदलाव आपके अंदर से, आपके रोज के चुनाव और प्रैक्टिस से ही आएगा। ये किताब एक गाइड है, कोई जादू की छड़ी नहीं। सही। तीसरा, इस दर्शन को सही मायने में जीना आसान नहीं है। ये एक तरह का शांत विद्रोह है। ये समाज की भेड़ चाल, कंज्यूमरिज्म और बाहरी वैलिडेशन की अंधी दौड़ से अलग हटने जैसा है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये बात तो है। चौथा, आप जैसे हैं अपनी कमियों के साथ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दें। स्टोइसिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट का दर्शन है, सेल्फ कंप्लेसेंसी का नहीं। बाहरी चीजों का पीछा छोड़कर इंटरनल गुणों पर लगातार काम करना ही रास्ता है। और शायद सबसे गहरा संदेश, समय ही असली दौलत है, शायद एकमात्र सच्ची दौलत। इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी नाकाबिले तलाफी हानि है। हर पल मायने रखता है। संक्षेप में, कोई बाहरी शक्ति आपको नहीं बचाएगी। आपकी शांति, आपका कैरेक्टर, आपकी जिंदगी, ये पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। इसे जीना शुरू करें, आज, अभी। यह अब बहुत शक्तिशाली और सीधी बात है। तो ये सब सुनने के बाद हमारे सुनने वाले इस बातचीत से क्या लेकर जा सकते हैं? शायद सबसे पहली चीज तो ये कि स्टोइसिज्म सिर्फ बड़े संकटों या फिलॉसॉफिकल डिबेट्स के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए है। ट्रैफिक में फंसने पर हमारी प्रतिक्रिया, किसी की आलोचना सुनने पर हमारा नजरिया, या जब हमारी योजना गड़बड़ा जाए तब हमारी मानसिक स्थिति। शायद सवाल यह है कि अगले 24 घंटों में हम किस छोटे से पल में स्टोइसिज्म के किसी एक सिद्धांत को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक अंतिम विचार जिस पर शायद अकेले में सोचा जा सकता है, स्टोइसिज्म हमें व्यक्तिगत रूप से तो निश्चित रूप से मजबूत और शांत बनाता है, लेकिन क्या इसका बड़े पैमाने पर अभ्यास हमें बड़ी सामूहिक चुनौतियों जैसे सामाजिक अन्याय, पर्यावरण संकट या बढ़ते पोलराइजेशन से निपटने के लिए भी बेहतर नागरिक बना सकता है?
क्या आंतरिक स्पष्टता, सेल्फ कंट्रोल और जस्टिस जैसे स्टोइक गुण हमें बाहरी दुनिया में ज्यादा प्रभावी, निष्पक्ष और करुणामय ढंग से काम करने में मदद कर सकते हैं? क्या व्यक्तिगत चरित्र का सुधार समाज के सुधार में योगदान दे सकता है? सोचने वाली बात है। द डेली स्टोइक पर इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और प्रेरक रही होगी और उन्हें इस प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जीवन में देखने और शायद लागू करने के कुछ नए बिंदु मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।